Assalamu alaikum and hi viewers. This is Professor Sajjad Hussain. Welcome to this class, online class. This class is for first year and third year students. Dear students, जो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मेरा लेक्चर है और एक क्वेश्चन उनके पेपर में आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ईयर में ये पोएम में से क्वेश्चन आता है और उसके 5 मार्क्स होते हैं। थर्ड ईयर में ये पोएम्स और वन एक्ट प्लेज में से आता है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, आपने 2 करने होते हैं। अब चूंकि पोएम्स फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है काफ़ी और हर पोएम के अंदर एटलीस्ट 12-14 लाइन्स होती हैं और इन सब की एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर करना जाहिर है एक मुश्किल काम है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक सिस्टमेटिक अंदाज से प्रिपरेशन करना होती है, कैलकुलेटेड अंदाज से प्रिपरेशन करना होती है। लिहाजा मैं एक ऐसा जर्नल तरीका बताने लगा हूँ थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कि अगर वो उसको थोड़ा फॉलो कर लें तो बहुत कम मेहनत के साथ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो ये उनका टाइम बचेगा वो बाकी जो क्वेश्चंस हैं या जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पे वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 लाइन्स लिखी हैं, फर्स्ट ईयर में भी ये पोएम है और थर्ड ईयर में भी पोएम है, तो मैंने सोचा कि दोनों को मैं इकट्ठा ही करवा दूं। एक आपकी पोएम है लेयर बाय विलियम डेविस और उसकी लाइन है पुअर लाइफ इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड इन स्टिल। सपोज आपको एग्जाम में ये लाइंस आ जाती हैं तो सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में आप कैसे लिखेंगे? दीज लाइंस are taken from layer by William Davis। बस ये काफी है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लिखते हैं these lines has been taken from। इसको कहते हैं अनफोर्स्ड एरर, क्योंकि दीज में भी ऐसा होता है, लाइंस में भी ऐसा होता है, तो जल्दी से हैव के बजाय वो लिख देते हैं हैज, वो लिखते हैं दीज लाइंस हैज बीन टेकन। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखें दीज लाइंस आर टेकन और फिर देखें फ्रॉम लेयर। जो आपने पोएम लिखना है पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते थे, आजकल इसकी जरूरत नहीं होती। आप कैपिटल लेटर याद रखिए कि जब भी किसी पोएम का, आपने किसी स्टोरी का, किसी प्ले का आपने टाइटल लिखना है तो उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखना है। हाँ, अगर कोई प्रपोजिशन है इन, ऑन, एट या कोई कंजंक्शन है या कोई आर्टिकल ए एन दी है तो उसको आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं। अदरवाइज टाइटल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर से होंगे। मसलन एक और आपकी जो पोएम है फर्स्ट ईयर की पोएम सिंधी वुमेन। अब देखिए इसमें डब्ल्यू कैपिटल, सिंधी का एस कैपिटल और ये जो भी शुरू में है इसलिए ये टी भी कैपिटल होता है। अगर ये दा या दी दरमियान में होता तो फिर आप इसको स्मॉल लेटर के साथ लिखते थे, लेकिन अब चूंकि ये शुरू में से तो जितने वर्ड्स होंगे अदर देन आर्टिकल्स या प्रपोजिशन और कंजंक्शन जो छोटे होते हैं वो स्मॉल लेटर से होंगे, वरना सारे लेटर्स कैपिटल लेटर से होंगे, वरना सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर से होंगे। दूसरी बात, विलियम डेविस जो पोएट है वो भी मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। अगर नाम के 2 हिस्से हैं तो दोनों कैपिटल लेटर से होंगे, 3 है तो तीनों कैपिटल लेटर से होंगे। यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं दिस चंक ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम
this passage of poetry has been taken from, this extract of poetry has been taken from, this piece of poetry, तो वो लिख लें, लेकिन वो लिखेंगे तब भी उतने मार्क्स हैं, और खुद ये हो सकता है कि उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसको सिंपल लिखिए, these lines are taken from Lear by William Davis. I hope this is clear. अच्छा, रेफरेंस के बाद जो है अगला कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए एक आपने ये करना है कि 2-3 सेंटेंसेस हर पोएम के आपने पहले से प्रिपेयर कर लेना। जो मेन आइडिया है हर पोएम का, वो 2 से 3 सेंटेंसेस आपने पहले से प्रिपेयर कर लेने, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मसलन ये जो लेयर पोएम है, इसके अंदर द पोएट सेटिवाइजेस मॉडर्न मैन। अब देखो मॉडर्न के स्पेलिंग MODER होते हैं, REN नहीं लिखना। द पोएट सेटिवाइजेस मॉडर्न मैन, ही सेज that we live a hurried and worried life. Our life is bland. Bland कहते हैं फीके को। Therefore के बाद ये कॉमा लगाना है, it is poor. अब ये देखिए 2-3 छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं जिसमें आपने पोएम का कॉन्टेक्स्ट जो है, यानी मेन आइडिया आपने बता दिया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसमें जो एक चीज आपने ध्यान में रखी है कि एक्सप्लेन की स्पेलिंग होते हैं EXPLAIN, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो आई नहीं होगा। दिस इज द मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स कमिट, और एग्जामिनर की नजर जैसे ही इस पे पड़ती है, इसको वो सर्कल करता है और आपकी मार्क्स की डिडक्शन करके आगे चला जाता है, फिर वो बाकी पढ़ता भी नहीं। लिहाजा मेक श्योर कि एक्सप्लेनेशन की जो आपकी स्पेलिंग है ये करेक्ट हो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन करते वक्त आपने खुद को से 2-3 सवाल करने हैं, 2-3 क्वेश्चंस को उनको आंसर करके लिख देना है। मसलन पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से इन लाइन्स को पढ़ने के बाद ये करना है कि व्हाट डज द पोएट, ये अपने ज़हन में आपने करना है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से, कि पोएट कहना क्या चाहता है। इसका मतलब है व्हाट इज द थीम ऑफ दीज लाइन्स। ये पहला आइडिया है जिसका आपने अपने ज़हन में आंसर करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि आप जो है वो किस हद तक इस पोएट की बात से मुतासर होते हैं, इफेक्ट होते हैं, क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पोएट जो है वो ठीक कह रहा है, या आप समझते हैं कि जो पोएट का आइडिया है ये अनयूजुअल है और ये आम लाइफ में मुमकिन नहीं है। तो ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है। और तीसरा, अलग एक पैराग्राफ की सूरत में 3-4-5 सेंटेंसेस छोटे छोटे लिख देने, और ये जर्नल सेंटेंसेस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये आपने पहले से प्रिपेयर कर लेना है। लिहाजा कोई भी पोएम आ जाए, कोई भी लाइन आ जाए, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो आपने वो लाइन इसी तरह लिख देनी। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन में आपने 4 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने करना है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है कि आपने इन लाइंस को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो क्या करोगे, आप लिखोगे द पोएट सेज दैट, यानी इनडायरेक्ट में लिखना है आपने कहना है द पोएट सेज दैट इफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ वरीज, केयर का मतलब वरी होता है, इट इज वेरी पुअर because we do not have time to enjoy things around us। ये आपकी होगी पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है कि ये जो पोएट्री की लाइन्स है आपने इनको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, अपने ज़हन में बनाना है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू से, शायर कहना क्या चाहता है, तो उसका आंसर आपने अपने ज़हन में बना लेना है। द पोएट
wants to teach a lesson to mankind. He is of the view that life is precious. Man should not be overburdened. He should live a relaxed life. बस इतना सा आप आंसर इस क्वेश्चन का जो आपने अपने ज़हन में बनाया वो कर दें। अगला आपने इस क्वेश्चन को अपने ज़हन में आंसर करना है कि डू यू एग्री विद द पोएट और नॉट, डू यू थिंक दैट द पोएट इज जस्टिफाइड। तो आप कहेंगे इसका आंसर दैट द पोएट seems to be highly justified in his criticism. Modern man is living a mechanical life. He is living a life that is too much busy. For him, time is money and money is power. So the poet is a well-wisher of mankind. तो अब ये आपने इस क्वेश्चन का अपने ज़हन में आंसर कर दिया कि आप पोएट से एग्री करते हैं या नहीं करते। इसके बाद अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने के लिए टेक्निक्स जो यूज हुई है ना उन लाइंस के अंदर वो भी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों लाइंस को अगर आप देखें तो दीज लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ हेरोइक कपलेट। अच्छा, हेरोइक कपलेट क्या होता है? जब दो लाइंस का एक वर्स या शेर हो और आखिर के दोनों अल्फाज आपस में मिलते हुए हो तो उसको हेरोइक कपलेट कहते हैं। जैसे गजल का पहला शेर होता है ना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अब ये देखो जो काफिया और रदीफ है इन दोनों लाइंस के वो आपस में मिलते हैं, इसका मतलब है कि ये हेरोइक कपलेट है। इंग्लिश में भी यहाँ देखो केयर और स्केयर इनकी साउंड आपस में मिलती है, इसका मतलब ये हेरोइक कपलेट है। तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स इसमें मेंशन कर देंगे कि दिस इज अ हेरोइक कपलेट, यानी टेक्निक जो है उसको मेंशन करना है। अच्छा, अब आखिर में 4-5 छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं कि जो आप यानी कोई भी लाइन हो तो उधर आप उनको मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि दीज लाइन्स communicate, that these lines convey an important theme. These have simple words. The idea is straightforward. There is no complexity. In fact, these lines are a treat to read. ये भी ऐड कर सकते हैं, these lines greatly add to the theme of the poem. तो इस तरह के 4-5 सेंटेंसेस आपने पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं और स्मॉल सेंटेंसेस और वो एंड में लिखने हैं। तो इस तरह ये आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स ये टिप आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।